Today we are all here to discuss something which is very sensitive but yet very important. हम जितने भी लोग जेंडर स्पेस में काम करते हैं, जितने भी लोग हम लोग एक्टिविज्म में हैं, कई सालों से हम देख रहे हैं कि जो मेल सुसाइड है, it is like ever rising. Today we have in India about 1,18,000 men who die by suicide every year. In fact, every 4.5 minutes, a man is dying by suicide. And if we dig into the NCRB data, we saw that the biggest reason for male suicide is family issues, marriage-related problems, domestic issues. So today we have a panel here, and we are going to discuss issues related to rising male suicide and mental health related to the suicide. In fact, आशना जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊँगा. अतुल सुभाष का जो केस था, अभी रिसेंटली हमने सभी जानते हैं अतुल सुभाष के केस के बारे में. आपको मैं बहुत सालों के बाद मिल रहा हूँ, लेकिन सैयद अली मखदूम का जब केस हुआ था तो सबकी आंखें खुल गई थी. मखदूम ने भी उसी तरीके से एक वीडियो बनाया था. तो मैं चाहूँगा कि एक थोड़ा स्टेज सेट करने के लिए आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताएं कि उस मखदूम के केस में क्या हुआ था, क्या सिचुएशंस थी, क्या उसकी मनोस्थिति थी उस समय, क्या उसने आपसे शेयर किया था जब उसने ये डिसीजन सोचा इस चीज़ के बारे में, तो क्या स्थिति रही थी उस समय? एक्चुअली सैयद अहमद मखदूम ने जो स्टेप उठाया आज से 16 साल पहले, वो इसी तरह का सामने आया इस 16 साल बाद जब मैंने अतुल का वीडियो देखा. I was just shattered. Anyway, आज से 16 साल पहले जब मखदूम ने ये स्टेप उठाया था, तो एक सिंपल सी बात पे एक फैमिली डिस्प्यूट हुआ और उससे वो साहिबा बच्चे को लेकर घर से फरार हो गई. और नेक्स्ट डे जो उन्होंने उन पे केस डाला वो 498A का था. एक बहुत ही पेनफुल चीज जो सामने आई, वो रीजन था कि वो जो साहिबा है वो मखदूम की 4th टाइम वाइफ थी. यानी कि मखदूम वाज हर 4th हस्बैंड, जो कि शादी के बाद बच्चे के बाद पता चला. अब एनीवे उसमें कुछ आर्गुमेंट्स हुए, कोई सिंपल सी बातें हुई, क्योंकि बच्चा हो चुका था and he was just a child, children loving person. वो बच्चों से बेइंतहा प्यार करता था और उसने इनके साथ somehow compromises करना शुरू करे. लेकिन as per our nature वो एक दिन किसी भी बात पे, छोटी सी बात पे एक क्रिमिनल इशू बना के निकल गई और 498 का केस इन पे दायर कर दिया. इस केस के बाद फौरन पुलिस आई और उनको अरेस्ट करके ले गई. एंड आई वाज देयर विद हिम. तो मुझे इतना शॉक हुआ कि एक पढ़ा लिखा पर्सन जो कि कनाडा से आया था, जिसको उनकी हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ नहीं पता था, वो बेंगलोर में थी और उस लेडी ने इतना एक फैमिली इशू को इतना बड़ा क्रिमिनल केस बना के पेश किया. वहां पर जाते ही वो बंदा इतना शैटर्ड हो गया. एक इज्जतदार पढ़े लिखे लड़के के लिए पुलिस स्टेशन जाना, पुलिस का उसके घर पे आना बहुत ही ह्यूमिलेटिंग होता है. और खासकर मखदूम जैसे लड़के के लिए जो कि मास्टर्स इन सोशल वर्क करके गया था और कनाडा में ही वाज वर्किंग विद welfare sector, especially for women
नौशीन जी, इस दौरान क्या वो अपने बच्चे से मिल पा रहा था जब उनका अब सेपरेशन हुआ? यही तो सबसे पैथेटिक और पेनफुल चीज जो हुई। अब से पहले जो पैनल पे चाइल्ड को लेकर जो हथियार बना के यूज करते हैं, उस पे मैंने सुना तो उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया। वो सब कुछ बोल दिया जो हम सब पे भी थी और मखदूम पे भी हुई थी। मखदूम अपने वो बच्चे को ले जाने के बाद मखदूम 4 केसेस लड़ रहा था। 420 का उनके ऊपर डाला, उसपे बहुत हद तक आगे बढ़ गया और उनके अगेंस्ट वारंट भी निकल गए थे। और 498 का तो वो लड़ ही रहा था। उसके अलावा चाइल्ड कस्टडी और विजिटेशन राइट का भी वो लड़ रहा था। विजिटेशन राइट में वही जो होता है कि कोर्ट का ऑर्डर होता है कि बच्चे को लेकर आइए कोर्ट में, और बच्चा 2-2.5 साल का बच्चा था। और सोचिए एक ऐसे शख्स के लिए जो कि बच्चों के लिए मरता हो, उस बच्चे से खेलता था, अब उसकी जान थी, उसने पर्पस ऑफ लाइफ ही वो बच्चा बना रखा था। वो उससे मिल भी नहीं पाएगा, देख भी नहीं पाएगा, खेल भी नहीं पाएगा, उसके ऊपर क्या बीतेगी। आपसे कभी उसने ऐसे एक्सप्रेस किया था कि आपको लगे कि वो ऐसा एक्सट्रीम स्टेप ले लेगा? बिल्कुल नहीं लगा था। एक्चुअली वो तो कनाडा के लॉज से लड़का आया था औरतों के हक के लिए, बच्चों के हक के लिए, लॉर्ड पर उस पे बहुत एतमाद था। आपने कभी नहीं सोचा कि इतना बड़ा कदम उठा लेगा? एक्चुअली कभी नहीं सोचा था, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग वुमन बीइंग था वो, और इतनी अच्छी उसने पढ़ाई की थी, लॉ भी पढ़ा था, तो समझ में नहीं आया। लेकिन अल्टीमेटली जो बाद में समझ में आया, उसके लिए सेपरेशन ऑफ द पेरेंटल दिस थिंग डिनायल जो रहा ना, वो Alienation from the child. मेंटल स्ट्रेस और बहुत ही पेनफुल रहा। इस पे- वो हैंडल नहीं कर सकता। I'll come back to you, Naushin ji. I'll go to Dr. Prabhu on this. Dr. Prabhu, you heard the story. So what is it, Makhdoom took this extreme step and he thought that, there is no point fighting further. But the family had no clue that he will take that decision. So please tell us that, what are those red flags? How do we know that the person sitting next to us, what is going on in his mind, and tomorrow whether that person would also probably take that extreme step? What are those things that probably one can, identify the person, whether he's vulnerable, whether he's going to cross that line? What are those things? Excellent. So I would like to start with one of the real-case scenarios. This guy is A little louder if you can be. This guy is around 28 years of age. He came with his girlfriend. The case was like they were breaking up. The reason stated by him was that I couldn't perform on that, but she was like, no, but my family agreed, but she was quite strong. So after talking to them for some time, I was very clearly sure that this guy is having some, he didn't say explicitly, but he is having some severe thoughts. I talked to him on the case sheet. This guy needs an immediate psychiatric attention. So I called my friend, she told, okay, you just send me here. Whoever is going to have this kind of an ideation, the hospital, the psychiatric hospital, they have conditioned that they won't allow them outside. They will call the parents or anyone who is relative. I told his girlfriend also that he will go to the hospital. 3 days back, 3 days later, I got a call from so-and-so constable. He called and he said that we found your prescription, we need a antibody. But he just want to confirm. So the police called when they found the body, your prescription was with the body. So you come across these... The red flags. Okay. The red flags like he is like that, he won't talk much. He goes for repetitive things. That my life is like this, what can I do? The repetitive thoughts are like that. Most modern things, these kind of persons have something of a weak mindset also, but we can take for granted. We have to understand. Very difficult because what happens, they tend to segregate themselves. First is segregation, isolation. That I'm going to be so calm, self-guilt, everything comes
how do a family member or a friend come to know that he is going through that self-guilt? What are the signs which are visible? Hey, that's okay, man. You just come, we won't have a drink. You won't solve the problem. They have to go for structural counseling. You have the issue. I will take a person, we will sit and discuss with you. Then we will resolve it. Most commonly, family members will know, but it's okay. If it takes a time, you will come out. If you not come out also. Some family members, it is not so quite common for them to sit and discuss these issues. So, if at all, they see these kind of things. First and foremost is their nature is changed. They don't eat properly. They oversleep. Sometimes they say they won't go for early morning walking. It's abnormal. 4 o'clock they say go walking about. So these are very common red flags which you can pick up. So I'll in fact ask Chinu ji, but before that I'll come to Vikas ji before I go to Chinu ji. See, Atul Subhash का केस हम सभी ने देखा and मेरे ख्याल से जो इस परिवार ने सहा है या नौशीन जी हैं, हम लोग जितना भी कोशिश कर ले, I don't think we can express in words the pain that these families they go through when they lose their child, when somebody loses their brother, somebody loses their son. So वो तो हम खैर वो गैप फिल अप नहीं कर सकते, लेकिन जब अतुल सुभाष के केस के बारे में हमें नवंबर 2024 में पता लगा एंड हमें पता लगा कि देयर इज अ 34-year AI engineer who's died by suicide and he's left a 34-page suicide note, a 1.5 hour video about what he was going through. पूरी दुनिया की आंखें खुली अतुल सुभाष के केस ने. अतुल सुभाष के केस की वजह से जिस तरह से मैं कहूँगा कि मेंस राइट्स मूवमेंट भी उसके बाद गैल्वेनाइज हुई, मीडिया अटेंशन इतना मिला, इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया. मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब अतुल सुभाष के केसेस चल रहे थे, जैसे उसने बताया कि मैं कॉन्स्टेंटली ट्रैवल करता हूँ, इतना पेनफुल दौर से वो गुजर रहा था, क्या वो फैमिली से शेयर करता था ये सब चीज़ें कि थिंग्स, या आपको लगता था कि थिंग्स आर नॉर्मल, कोप अप कर रहा है? बिकॉज अतुल सुभाष NGOs के साथ जुड़ा हुआ था, हमें लगता था कि ही इज़ अ फाइटर. तो फैमिली के साथ कैसा इंटरेक्शन था उसका जस्ट बिफोर, इनफैक्ट पहले और जस्ट बिफोर ही टुक दैट डिसीजन ऑल्सो? फैमिली के साथ जो उसका इंटरेक्शन था वो एकदम नॉर्मल, जैसे हर कोई एक भाई के साथ भाई का रिलेशन होता है या फिर एक फादर और मदर का जो रिलेशन अपने बेटे के साथ होता है, वैसे ही उसने भी सेम हर रोज़ हमारी बात, मेरे फादर मदर बिहार में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरा भाई बैंगलोर रहता था, तो मेरी मदर हर रोज़ हमारी इंटरेक्शन होती है, हर रोज़ मेरी मदर का वीडियो कॉल आता है. और उस दिन भी जिस दिन उसने ये एक्सट्रीम स्टेप उठाया है, उस दिन भी वीडियो कॉल पे मेरे फादर और मदर दोनों से 1 घंटे करीब बात हुई है. ना उन्होंने कुछ ऐसा कुछ पता कर पाए, ना फिर मेरे से जो बात हुई थी उस दिन शाम के 7 बजे करीब बात हुई थी, उस पर मुझे कुछ ऐसा लगा कि वो कोई ऐसा एक्सट्रीम स्टेप लेने वाला है. और रही बात की जो ट्रैवल करने की बात, जो जौनपुर आना और जाना था बेंगलोर से, वो आप देखिए जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो इस तरह की न्याय व्यवस्था है कि अगर जज साहब अगर छुट्टी पे हैं तो उस लड़के को जो बेंगलोर से जौनपुर आया है उसको अगली तारीख मिल जाएगी, पता नहीं कब की मिलेगी. वो नेक्स्ट हियरिंग आज से 2 दिन के बाद की हो सकती है या 4 दिन के बाद की हो सकती है. कोई एडवोकेट मर गया हो, उसका कॉन्डोलेंस हो जाएगा, वो आपको पता नहीं होता कि उस डेट को कॉन्डोलेंस हो जाएगा. कोई टाइपराइटर नहीं आ रहा कोर्ट रूम में तो आज आपकी हियरिंग नहीं होगी. तो आप ये समझिए कि जो बंदा बेंगलोर से जौनपुर आया है उसके लिए फाइनेंशियली तो जो भी है ही. एक कॉरपोरेट में काम करने वाला व्यक्ति, उसको कहीं से कोई छुट्टी कितनी मिलती है आप सभी लोगों को पता होगा, पूरे साल में 10 से 12 दिन की छुट्टी मिलती है. उसको कोर्ट हियरिंग के लिए आना पड़ रहा है अपने जॉब छोड़ के, और उसके बाद आपको ये पता चलता है आके कि अगली हियरिंग, आज हियरिंग नहीं है, 2 दिन के बाद की हियरिंग होगी. तो नाइदर वो कि वो वापस बेंगलोर जा सकता है और बेंगलोर जाके वापस आ सकता है, या तो आपको वहीं रुकना पड़ेगा और वहीं फिर कोर्ट हियरिंग अटेंड करने के बाद जाना पड़ेगा. तो ये कितना एक पेनफुल सिचुएशन है किसी के लिए भी. और मैं ये कॉरपोरेट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कॉरपोरेट में लड़कों को इस तरह से देखा जाता है कि लड़का के ऊपर सिर्फ फॉल्स केस लगाने के बाद ही वो विक्टिम बन जाता है कि भाई अब आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकते हो, उसको नौकरी से निकाल दिए जाओगे. लेकिन सेम केस अगर लड़की के ऊपर फाइल हो, लड़की के ऊपर कुछ भी हो रहा हो,
आज भी निकिता सिंघानिया एसेंचर कंपनी में काम कर रही है और सैलरी उठा रही है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। अगर आज हम समाज वाले लोग अगर इस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम समाज इसको देखते हैं कि लड़का के ऊपर कोई लड़की फॉल्स केस डाल रही है और उस लड़के के साथ हम गलत बिहेव करते हैं एज अ सोसाइटी मेंबर कि वो लड़का गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे सोसाइटी के द्वारा। ऐसा भी हो सकता है कि वो लड़की गलत हो और लड़की फॉल्स केस लगा रही हो। तो ये हम समाज की जिम्मेवारी भी बनती है कि हमें लड़कों को सपोर्ट करना होगा, लड़कों को सपोर्ट आगे आकर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो डेटा भी यही बयां करता है कि फॉल्स केसेस कितने हैं समाज में। तो सरकार तो ना हमारी सुन रही, ना आपकी सुन रही, किसी की नहीं सुन रही। मेरे भाई ने जो किया उसके बाद इतनी मीडिया आगे आके बात कर रही है, लेकिन कोई भी सरकार इसके ऊपर आकर बात नहीं कर रही कि इसके ऊपर भी कोई कानून होना चाहिए। 78 साल हो गए आज़ादी के हमारे देश में, लेकिन एक भी पुरुषों के लिए कानून नहीं है। क्या ये हमारे और आपके लिए शर्म की बात नहीं है? क्या हम इस देश में 50% आबादी एग्जिस्ट नहीं करते हैं? विकास जी, मैं कहूँगा कि जो लोग ये सह चुके हैं को बार बार लगातार कोर्ट्स में जाना सालों तक एक ऐसी चीज़ को प्रूव करने के लिए कि आप इनोसेंट हैं, एक ऐसा क्राइम जो आपने किया ही नहीं है, बहुत पेनफुल हो सकता है। और मैं इसी बात पे चीनू जी आपके पास आऊँगा। इस तरह के बहुत सारे कॉल्स हमारे पास भी आते हैं जहाँ पर जो व्यक्ति है वो हमें कह रहा है कि मैं इस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ और मैं सुसाइड कर लूँगा। कुछ दिन पहले इस तरह का कॉल आया था। बट जैसे अब ये वाला केस था और मखदूम का केस था, फैमिली को कोई क्लू नहीं था। दे वर वेरी प्लेफुल पीपल। क्या प्रेशर्स होते हैं इस तरह के से? आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे, हमारी कॉन्वर्सेशन पहले भी हुई है। क्या प्रेशर्स होते हैं कि सडनली एक व्यक्ति जो दिखने में लगता है बहुत स्ट्रांग है, वो इस तरह का कदम उठा लेता है और अपनी जान ले लेता है? थैंक यू अमित जी। सबसे पहले तो जीवन में पहली बार मैं बहुत ही ओवरवेल्म्ड और टाइट टंग्ड इस वक्त फील कर रही हूँ, क्योंकि एक साइड में मैडम है मेरे और एक साइड में अतुल जी के ब्रदर हैं, एंड nobody can fathom their pain, not even a psychologist. So I'm really sorry that we are a part of a society and a community where such pain exists, which nobody can take away. No amount of counseling, no amount of anything can take this pain away. Now, when we are talking about the pain, सुसाइडोलॉजी के एक बहुत ही जनक जिनको कहते हैं फादर ऑफ सुसाइडोलॉजी, डॉक्टर एडवर्ड श्निडमैन, उन्होंने कहा कि जैसे फिजिकल पेन होता है वैसे ही इमोशनल पेन होता है, जिसको हम कहते हैं साइकिक. नाउ दिस इमोशनल पेन, it is easier for women to identify it, to label it, and to express it. When it comes to men, they themselves are not able to identify their own emotions, and they are unable to also label it. तो आपके पास आपके क्लिनिक में कोई ऐसा मेल क्लाइंट कभी नहीं आता जो ये कहता हो कि मुझे डिप्रेशन है या मुझे एंजाइटी है या मुझे इस तरह से ये तकलीफ हो रही है. वो बस एक ही वर्ड बोलेंगे कि मैडम स्ट्रेस बहुत है आजकल. यू नो, दे ओनली नो वन वर्ड, दैट इज स्ट्रेस. सो जब वो ये बता ही नहीं पाते हैं तो इस इमोशनल सप्रेशन एक तो एंड लैक ऑफ एक्सप्रेशन, दोनों मिला के देयर इज अ डिले. ये जो डिले होता है, इस डिले में प्रिवेंशन पॉसिबल था. But Chinuji, I'll just stop you there. Do you think that somewhere the society is also responsible? Yeah, I'm coming that to we have that. not given that ecosystem Exactly. where when a woman comes with her stress or whatever she's feeling, we are very welcoming. We are very empathetic, and we give that hearing, which is absolutely right. Not But when a different. man comes, we don't give that kind of an atmosphere, that ecosystem to a man where he's so expressive. Correct. So somewhere the society is also to be blamed. Yeah, so
when we're talking about emotional literacy, lack of expression of emotions, ये तो सोसाइटी ने, कम्युनिटी ने, फैमिलीज ने ही प्रॉब्लम क्रिएट की है ना, जहाँ पर जब बेटा है तो उसको एक ही इमोशन अलाउड है. क्या है वो इमोशन? एंगर. मेल्स कैन आइडेंटिफाई विथ वन इमोशन, दैट इज एंगर. सैडनेस तो को मॉक किया जाता है, एंजाइटी को मॉक किया जाता है, गिल्ट को मॉक किया जाता है, बाकी सारे इमोशंस को मॉक कर दिया जाता है. और ये जो कल्चरल प्रॉब्लम है ये इतनी ज़्यादा इनग्रेन्ड है. मैं तो इसमें भगवान राम के स्टीरियोटाइप से लेके चल रही हूँ, जहाँ पर अन्याय हुआ साफ साफ, पर ग्लोरीफाई किया गया कि आप क्योंकि बहुत अच्छे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और आप घर के बड़े बेटे हैं तो आपको आज्ञाकारी होना चाहिए और जो भी अन्याय है उसके खिलाफ आपको बोलना नहीं चाहिए. यू नो, दैट वाज ग्लोरीफाइड. एंड सिमिलरली हमारे घर के बेटों से भी हमने यही एक्सपेक्ट किया कि सहो, बोलो मत, कहो मत. अगर कहोगे तो आपको कमज़ोर माना जाएगा, और जब वो कहना चाहते भी हैं तो हमारे पास कोई सेफ स्पेस नहीं है. जो लोग जिनको सेफ स्पेस बनना चाहिए था, चाहे वो पत्नी थी, चाहे वो रोमांटिक पार्टनर थी, चाहे वो कोई भी थी, पहले तो उसने उनकी बात सुनी या अनसुनी, पर बाद में उसी बात को यूज करके उसको मॉक किया. दे Just let's continue the debate. You can come with your objections a little later, please. Sir, let the speaker speak. In fact, I was moving to the next speaker. I am really sorry. I did not want to hurt your sentiments about Ramayan. I am talking about a syndrome. I am not saying anything. देखिए, भगवान राम के बाद जो दूसरे वर्जन आए भगवान कृष्ण के, उन्होंने इन सारी चीज़ों को अपने युग में अपने आप एड्रेस कर लिया. तो हम केवल एक कल्चरल कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं अपने परिवारों में, और कोई बात नहीं कर रहे. नौशीन जी पे आऊँगा मैं. नौशीन जी, 15 साल हो गए मखदूम को हमने खो दिया. क्या आपको लगता है ऐसे केसेस में अब जस्टिस मिला मखदूम को? ये पूरी लड़ाई आपने लड़ी और उसके ऊपर केसेस भी थे, उसके बाद जो ये 15 साल की जर्नी हुई, आपको क्या लगता है, आप उसको कैसे सम अप करेंगे? अमित, इस 15-16 साल में मुझे जस्टिस एज सच तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हाँ ये देखकर बहुत खुशी हुई कि मेंस राइट्स के लिए जो है ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स तैयार हो गए, जो इस पे आप खुलकर बात कर रहे हैं, जो कि नहीं कर सकते थे. और बच्चों के पेरेंटिंग पे जो राइट्स हैं उस पे भी बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं और फिल्में बन रही हैं. दीपिका ने बहुत ही सेंसिटिव इशू पे उस साल से काम करना शुरू किया, जो कि एक बहुत ही टैबू इशू था. कहीं कुछ काम चल रहा है जहाँ पे प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ पर आदमी आके बात कर पा रहे हैं, जी निकल पा रहे हैं. बिल्कुल. I'll come to Dr. Prabhu. Dr. Prabhu, what do you think as a society is our responsibility to actually address this issue where there is so much of rise in the suicide specifically because of the family issues? What as a society we should be doing? What as, you know, as a friend or as a brother or, you know, as a society, what should we be doing as a responsible society? Don't take the initial grieving so lightly. That's first thing what you say. Don't undermine that. You'll go off, you are a man, you should be enough. Emotions are different, being a man is different. People have to understand that. That is the number one thing. And as a society, we need to have some discussing platforms, because outside I saw an app, We the Men app. I'm not promoting that, but
I was appreciating his efforts over there, where there is an app. Initial stage is all a culmination of emotions. If there is a space to dissipate that feeling, then the initial suicidal thoughts, I'm pretty sure like it'll be going off. That first thing. We have peer support groups, some friends, families, that some space, we cannot expect that this will happen. No, we have to predict that. This is going to happen. So we'll form as a team. Initially, I'm in the sense that NGOs who come forward in association with some medical bodies, we can form some discussing society, some space. And also we have some apps. So this has to come to the knowledge of many. There are a number of NGOs, there are a lot of helplines these days, but somewhere there is that awareness is not there. People are not aware. You know, a handful of people are able to reach out to us, but there are so many people who even don't know where to reach out to. Nobody knows that that person is going to commit suicide, no? Nobody knows that that particular person will be committing suicide. So it has to be a social awareness for everyone. What if I'm next? What if my family is next? So I keep the ambulance number stuck on me in my family. When I'm not there, somebody has to call the ambulance, right? So these kind of things has to be a preventive measure. That's what. Exactly. So would you like to add to this? You know, as a society, what is that that we should be doing? What Dr. Prabhu just said, each one of us has to become a gatekeeper for suicide prevention. And that training has to become as common as any other first aid, So each one of us should know that men की suicide का rate आपने बता ही दिया, 80% है US में. Total number of suicides में जो men के suicides हैं, we say died by suicide. We do not say committed suicide. Why? Committed suicide से हम उनके ऊपर blame डाल रहे हैं. And suicide was a criminal offense at one time. Now we are saying that suicide is a systemic problem and it is a problem of the public. It is not a problem of the individual. So if Atul Subhash goes away, it was not his problem. It was not because he was vulnerable. It was not because he was weak. It was because there are so many loopholes in the society which are unaddressed. And that's why it's a systemic problem. So each one of us has to take that responsibility to take care that we know when to act and how to act. So gatekeeper training will teach you the risk factors which make a person prone. And I was telling about Dr. Edward Schnidman. He said कि suicide आदमी का एक problem solving strategy है. जब सब तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं तो उसको लगता है इस प्रॉब्लम से निकलने का अब आखिरी रास्ता यही है मेरे पास. सुसाइडल आइडिएशन और सुसाइडल थॉट्स विमेन में ज़्यादा होते हैं पर कंप्लीटेड सुसाइड मेन के ज़्यादा होते हैं क्योंकि पहली बात तो वो उनके इंटेंशंस अपने तक रखते हैं, दूसरों को पता नहीं चलता. जैसे दोनों केसेस में आपने क्वेश्चन पूछा और आपको आंसर मिला कि वी नेवर रियलाइज दैट दिस इज गोइंग टू हैपन व्हाइल ही वाज रिकॉर्डिंग अ डिटेल्ड वीडियो. Absolutely. And he had all the intention to do it, and also because they have access to lethal means, and also because a coping strategy in men is alcohol and substance abuse rather than seeking professional help. Women may walk into the clinic and say that I'm suffering and I need help, but men, because of social stigma and self-stigma, they will not seek help. And hence, as he said, instead of sitting in our own offices and waiting for them to come in, we will have to reach out. What is the best way to reach out to men is at their workplace. So the research is saying that you have to make the counseling process more male-friendly, where you have to say that you can be strong and still seek help. And it is also required that at platforms like these and so many other platforms, we somewhere ignore talking about mental health. In fact, after the COVID pandemic, there was
this thing that we've started talking about mental health in at some level, but otherwise mental health issues, suicide, these are subjects that we've always been ignoring. We've not been talking with that seriousness, with that sensitivity at that level. So that also is something that has to now take the forefront. And in general, male health is neglected by themselves more than by any other because person. men keep everybody else on a As a pedestal priority. and keep himself at the end. Yeah. So non-communicable diseases like heart diseases, deaths by heart diseases, deaths by diabetes are also commoner in men because of their stresses which they have not shared, which they have not, resolved. Sure. आखिर में मैं क्योंकि we have a paucity of time also, मैं close अतुल सुभाष जी के ब्रदर से ही करूँगा. विकास जी देखिए, अतुल सुभाष का बहुत दुखद जो केस हुआ, बहुत लोग सपोर्ट में भी आए. हम लोगों ने स्ट्रीट प्रोटेस्ट भी किए, हम लोगों ने we've reached out to the who's who of the law makers. अभी तक जैसे आपने बताया बहुत कुछ बदलाव हमें नज़र नहीं आया, लेकिन आज आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं जहाँ पर आप खड़े हैं उन लोगों के साथ जो प्रॉब्लम में हैं, उसी प्रॉब्लम में जहाँ अतुल सुभाष था. तो आपकी जर्नी और आप इसको कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि अतुल सुभाष को किस हद तक न्याय मिला है और क्या उसको न्याय मिलेगा कभी? सर, सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा नज़रिया और एक भाई का नज़रिया में बहुत फ़र्क होगा इस मुद्दे के ऊपर. सर, ये मैं मानता हूँ कि सुबह मैं देख रहा था, जज साहब भी बैठी हुई थी, तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे भाई ने जो बोला, जज रीता कौशिक ने 5 लाख रुपए घूस मांगे. तो जब करप्ट जुडिशरी के अंदर ही करप्शन फैल जाए तो आप न्याय की उम्मीद कैसे सोच सकते हो कि किसी एक लड़के को मिल जाएगा. मेन जो है उसको एक ATM की तरह यूज किया जाता है, ये मेरे भाई ने बताया. कैसे ट्रीट किया जाता है, क्योंकि एक लड़का ज़्यादा पैसा कमाएगा तो ज़्यादा पैसा देगा. कोर्ट रूम में जज के नीचे काम करने वाला पेशकार एक डेट देने के लिए 500 से 1000 रुपये लेता है, और जज साहिबा बैठ के देखती हैं तो ये करप्शन नहीं है तो क्या है. हमारे देश में जब करप्शन के ऊपर बात होती है तो हमारे देश में नाम आता है एंटी करप्शन ब्यूरो, लेकिन हमारे देश की एजेंसीज कभी कोर्ट रूम में जाके चेक नहीं करती. क्यों नहीं करती, ये हम सोसाइटी वाले से पूछना चाहिए. हम इनकम टैक्स पेयर हैं, हमारे पैसे से ये ACB के जितने मेंबर हैं उनको भी सैलरीज जाती हैं, कोर्ट रूम में भी जाती हैं. जो ऐसे लोग हैं जो आज भी केसेस लड़ रहे हैं, जैसे अतुल सुभाष लड़ रहा था, उनको आप एक आखिरी मैसेज क्या देंगे? क्योंकि मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ये भी इम्पॉर्टेंट है लोगों को समझना कि सुसाइड इज़ नॉट अ सॉल्यूशन. राइट. It is important to talk about suicide, but suicide is not the solution and fighting back is. And that's what we've been telling for years and years, people who've been calling us, that fight back and never think of, taking that extreme step. आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बताया जैसे कि सुसाइड एक ऑप्शन नहीं है इस चीज़ के लिए कि आप ये केस जीत जाओगे. आज भी सुसाइड होने के बाद भी मेरे ब्रदर के आज भी कुछ भी चीज़ें चेंज नहीं हुई है. आज भी मेरे ऊपर ही 498A और डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा हुआ है. तो चीज़ें चेंज नहीं होती हैं. बस सिर्फ ये है कि मेरे ब्रदर के ऊपर जो एलिगेशंस लगे हुए थे वो किसी और के ऊपर नहीं चलेंगे, या फिर उसको पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे ये भी अभी मुझे नहीं पता, क्योंकि उनके पास भी लीगल रेमेडीज़ हैं कि वो दादा से भी पैसा मांग सकते हैं बच्चे को एज अ टूल की तरह यूज़ करके. तो आप समझिए कि हमारे देश में कानून जो बना हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरफा बना हुआ है, लेकिन फिर भी इससे हार कर सुसाइड लेना एक ऑप्शन नहीं है. इस पे फाइट करना पड़ेगा. बिल्कुल विकास जी, फाइट करके ही इन लोगों के जीत सकते हैं. साथ खड़े हैं और हम आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं, ये मैं आपको अश्योर करना चाहूँगा. और जितने भी लोग लड़ रहे हैं, हम एकम न्याय की टीम और जितने भी दूसरी संस्थाएं हैं, दूसरे एक्टिविस्ट आज यहाँ पर हैं, we are always there with you, but please remember suicide is never a solution and fighting back is. And with that I would come to the end of this discussion. Conversation बहुत लंबी भी हो सकती है, but we have other sessions also. I will thank everybody on the panel. Thank you so much for taking out time. Thank you so much for being here. Thank you.